हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की इस सीरीज़ में हम बिगनर्स के लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। वेरी बिगनर्स जो मार्केट में बहुत नए हैं या फिर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं एंट्री करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा सीरीज़ उनके लिए है। आप इसको लास्ट तक वॉच करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जब कोई भी नया इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आता है, कोई नई एंट्रीज, नए इंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आते हैं, नोवाइसिस मार्केट के अंदर आते हैं, मैच्योर्स प्लेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं, तो माइंड में एक रहता है कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कब करें, कहाँ करें और क्या उसका बेस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट साथियों एक वो अमाउंट रहता है कि जब आप एक अर्निंग करने के बाद में अपने सारे एक्सपेंसेस काट देते हैं। आपने कुछ अमाउंट अर्न किया, उस अर्निंग अमाउंट में से कुछ आपके एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस के बाद में जो अमाउंट आपके पास बचा, वो अमाउंट कौन सा अमाउंट है आपका? वो सेविंग अमाउंट है। लेकिन सेविंग अमाउंट को जब आप रिटर्न्स के लिए कहीं उसको इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपने कोई भी अमाउंट अर्न किया, अर्न करने के बाद में आपने अमाउंट अपने पास में एक सेविंग का हिस्सा रखा, तो जब तक आपके पास में वो सेविंग का हिस्सा एज ए लिक्विड कैश आपके पास रखा हुआ है, तब तक आपको कहीं ना कहीं वो लॉसेस दे रहा है। लॉस कैसे दे रहा है आप समझिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस इन्फ्लेशन के डेटाज रिलीज होते रहते हैं। 6% इन्फ्लेशन बढ़ता है, 7% बढ़ा, 5% बढ़ा, यानी कि हर साल चीज़ों की महंगाई कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। आप पेट्रोल के दाम देखिए, प्रॉपर्टी के दाम देखिए, कमोडिटीज़ के दाम देखिए, तो लगातार हर साल बढ़ते हैं। यानी कि वो 6-7% का जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर साल, उतना अमाउंट आपका, उतना लॉस आपका उस अमाउंट के ऊपर हो रहा है। तो सेविंग्स को आपको एक अच्छे एक लेमन एक बंदे को क्या करना चाहिए, उस सेविंग्स को कन्वर्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने के बाद में उस पर आपको रिटर्न्स आने लग जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स कब करने चाहिए, ये जहन में, माइंड में, दिमाग में सवाल आता है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें उतना अच्छा। आप अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो उसमें आप सोच के रखिए कि आपने जो अपने फाइनेंशियल गोल्स तैयार किए हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो आपने तैयार किए हैं, आप उसके हिसाब से देखिए, उसके लिहाज से देखिए कि आपको पैसे का रिक्वायरमेंट कब है। अगर आपको 10 साल बाद रिक्वायरमेंट है तो अपने गोल लॉन्ग टर्म लेके चलिए। कुछ ऐसा रहता है कि आपको कुछ समय के बाद में आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनका कि नेचर भी अलग अलग है। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट हैं। तो वैसे अगर आपको देखा जाएगा, अगर आपको सरप्लस मनी है आपके पास में, जिसका आपको आने वाले कुछ समय के लिए यूज़ नहीं है, उसके बिना भी आपका काम चलता है, तो आपको मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकें? आपको फिजिकल असेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फिजिकल असेट्स कौन सा होता है? जैसे कि लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और दूसरी कमोडिटीज़ होगी, आप उनके अंदर फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल इन्वेस्टमेंट का एक नेचर रहता है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके पास में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सपोज कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्रॉपर्टी में आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी अमाउंट चाहिए, दूसरी कमोडिटीज़ के अंदर भी उसी हिसाब से आपको अमाउंट चाहिए। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या आता है? फाइनेंशियल असेट्स आते हैं। फाइनेंशियल असेट्स कौन से होते हैं? जो कि ई फॉर्म के अंदर असेट्स होते हैं सारे के सारे। जैसे कि आपका एफडी हो गया, सेविंग्स हो गए, पीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई आपकी, इंश्योरेंस स्कीम हो गई आपकी, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और अपने प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आपको टिक साइज रखना है, आपको पता है कि आपको क्या सरप्लस अमाउंट आपके पास है, तो कहाँ कहाँ कितना कितना अलोकेट करना है, आप अपने हिसाब से उसको अलोकेट कर सकते हैं। और अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है फाइनेंशियल असेट्स के अंदर? सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि आपका शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। सिक्योरिटीज़ को कहाँ ट्रेड करते हैं? सिक्योरिटीज़ कहाँ पर आप जाके सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं? सिक्योरिटीज़ के लिए कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो उसको रेगुलेट करती हैं? अब ये क्वेश्चंस माइंड के अंदर आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एफडीज़ का
सेविंग अकाउंट, सेविंग्स का, पीएफ का, पीपीएफ का, इनके बारे में तो एक लेमैन को नॉलेज होता भी है, लेकिन स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है, ये एक सोचने की बात रहती है, उनको समझ नहीं आता। तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट्स होता है। इसको सबसे पहले समझिए, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। यानी कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि आपको कुछ खरीदना है। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिन्हें अपना इन्वेस्टमेंट्स अपनी करानी है अपने लिए, वो क्या है, वो सेलर हैं एक तरीके से, वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो सेलर और बायर कहाँ मिलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपको गारंटी करता है कि जब आप पेमेंट करते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आपका पेमेंट सेफ है, सुरक्षित पेमेंट है आपका। आपने पेमेंट किया तो पेमेंट के बदले में आपको वो सिक्योरिटी मिलेगी। और जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या गारंटी रहता है, वो अपना सिक्योरिटीज़ आपको बेचते हैं, यानी कि वो आपको सिक्योरिटी अपना डिलीवर करते हैं, तो उनको गारंटी रहता है कि उसका पेमेंट उनको मिलेगा। तो दोनों के बीच में एक गारंटर का काम करने का काम जो करता है वो स्टॉक एक्सचेंज करता है। जैसे कि मंडियों में आप देखते होंगे, एक किसान आके अपनी सब्जियां बेच के जाता है और दूसरा एक रिटेल कस्टमर जाकर वहां से सब्जियां खरीद कर लाता है। यानी कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो सब्जियां खरीदने का और बेचने का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आपको सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये रेगुलराइज्ड प्लेटफॉर्म है, वो अनरेगुलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ये रेगुलराइज्ड प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर 100% गारंटी रहता है सारी चीज़ों का। जो भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो 100% गारंटी में आपका रहता है। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इक्विटी और शेयर की। इक्विटी क्या होता है, शेयर क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम शेयर मार्केट के अंदर ही जा रहे हैं, शेयर मार्केट को हमें समझना है, उसी की इन्वेस्टमेंट्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो इक्विटी क्या होता है, शेयर क्या होता है, आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि किसी कंपनी का ये पोर्टफोलियो है, टोटल कैपिटलाइजेशन है ये वाला, कितना कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है टोटल। 10 लाख का कैपिटल छोटे छोटे डिनोमिनेशन में उसने मार्केट में इशू किया, यानी कि मार्केट से उसको पैसा चाहिए 10,000, कितना हो गया आपका, 10 लाख का अमाउंट उसको चाहिए मार्केट से। तो 10 लाख का अमाउंट जब उसको मार्केट से कलेक्ट करना है, उसके पास में क्या वेज होंगे, उसके पास में 2 तरीके होंगे। या तो वो अगर उसको पैसा चाहिए, या तो वो बैंक से लोन ले लेगा, कहीं और से उसको बोरो करेगा और उस पर क्या देगा, वो इंटरेस्ट देगा, या फिर अपनी कंपनी के अंदर पार्टनर्स बना लेगा। पार्टनर्स कैसे बनाएगा, छोटे छोटे डिनोमिनेशन इशू कर देगा, छोटी छोटी डिनोमिनेशन। सपोज कि ये 100 रुपीज़ का एक डिनोमिनेशन इसने इशू किया, 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन इशू किया, तो कितने उसमें बटाइए आपका 10,000 शेयर्स। 10,000 डिनोमिनेशन बन गए, वो छोटे छोटे 10,000 इक्वली डिनोमिनेशन बने। तो 10,000 जो छोटे छोटे डिनोमिनेशन बने वो क्या है, शेयर्स हैं, और एक शेयर का प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो मार्केट में इशू कर दिया। मार्केट में इशू करने के बाद में जितने शेयर्स में जो खरीदारी करेगा उतने शेयर्स का वो शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर बनने का मतलब है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ऑनर। मैंने सपोज इस कंपनी के अंदर 100 शेयर खरीदे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हुआ, 10,000, यानी कि 10,000 के हिस्से पर मेरा उसमें ऑनरशिप हो गया। अब कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी उसके साथ में ग्रो करूंगा, क्योंकि मेरे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करेगी तो प्राइसेस में एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ में कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक डिविडेंड के तौर पर लाभांश भी वो आपको वितरित करती रहेगी। अगर कंपनी अच्छी है तो वो रिटर्न आपको मिलेगा। एक तो आपको एप्रिसिएशन का रिटर्न मिला, यानी कि शेयर में मार्केट का प्राइस बढ़ा, 100 रुपीज़ का शेयर आपने परचेज किया था, 105 हुआ, 110 हुआ, यहाँ आपका प्राइस बढ़ा, यहाँ आपको एप्रिसिएशन मिला। दूसरा कंपनी ने आपको डिविडेंड इशू किया, यहाँ आपको रिटर्न्स मिले। ठीक है, क्लियर। अगला है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव रहता है इसी का अंडरलाइंग असेट रहता है स्टॉक्स का। डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसका अंडरलाइंग असेट, यानी कि शेयर्स का शैडो होता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है मार्केट के अंदर जिसको हेज करने के लिए इशू किया जाता है। कुछ लोग उसमें डायरेक्ट अर्निंग के लिए, डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए भी उसको यूज करते हैं, लेकिन एक हेजिंग टूल रहता है। और डेरिवेटिव के अंदर क्या क्या आता है, फ्यूचर, ऑप्शन, ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। इनके ऊपर भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे।
अब ये सारे के सारे शेयर जहाँ पे फ्लोट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, आपको क्लियर हो गया। ये आपके कौन कौन से सेगमेंट हुए, डेरिवेटिव हुआ, इक्विटी शेयर्स हुए, ये भी क्लियर। लेकिन ये जहाँ पर जाके कंपोजिटली जहाँ पर ट्रेड करते हैं वो एक इंडेक्स होता है, जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्टर के शेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं और उसका एक इंट्रिंसिक जो वैल्यू निकाल के एक बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। यानी कि 50 शेयर्स हैं निफ्टी के 50, जैसे कहते हैं निफ्टी 50, तो टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो कंपनियां शेयर मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, तो उनका कंपोजिट जो एवरेज है वो इंडेक्स को मैनिपुलेट करता है, यानी कि इंडेक्स को ऊपर नीचे का काम करता है। अगर वो 50 कंपनीज का जो कंपोजिट एवरेज जो निकल के जा रहा है वो सरप्लस में है, यानी कि पॉजिटिव साइड में मूव किया है, तो इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा। अगर कंपोजिट एवरेज नीचे गया तो इंडेक्स का वैल्यू कम होगा। तो इन सब का एक वैल्यू निकाल के एक इंडेक्स बना होता है, जिसमें सारी, यानी कि हम आप इस तरीके से कह सकते हैं बास्केट ऑफ शेयर्स, शेयर्स का एक बास्केट होता है जहां पे बहुत सारे शेयर्स होते हैं और उन पर्टिकुलर शेयर्स को वैल्यू, उनका एवरेज वैल्यू ऊपर नीचे जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ही उस इंडेक्स का वैल्यू भी ऊपर नीचे होता है। तो आपको इंडेक्स क्लियर, ये इंडेक्स आपका हो गया। इंडेक्स के बाद में जहां पर आप शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं, आप ये समझिए वो शेयर खरीदना बेचना, वो शेयर जाता कहां पर है आपका। आपने शेयर खरीदा, कहां से खरीदेंगे आप शेयर, किसी ना किसी कंपनी ने जो इशू कर रखे हैं शेयर, वहां से आपने शेयर खरीदे। शेयर खरीदने के बाद में आपके शेयर जाएंगे कहां पर, जमा कहां पर होंगे, वो जो पार्टिसिपेंट्स होता है उसको बोलते हैं डिपोजिटरीज। वो डीपीज के जरिए, यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए डिपोजिटरी के अंदर जाते हैं और डिपोजिटरी में आपका अकाउंट होता है और वो अकाउंट ट्रीट करता है ऐसे जैसे कि आपका एक बैंक का अकाउंट ट्रीट करता है। बैंक अकाउंट में क्या रहता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको रहता है। ऐसे ही डिपोजिटरी के अंदर जो आपका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाकर वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट होता है और डीपीज में, डिपॉजिटरीज में आपका शेयर, यानी कि शेयर या फिर कोई भी सिक्योरिटीज, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज वहां पर जाकर डिपॉजिट होती हैं। और किसके थ्रू डिपॉजिट होती हैं, लेकिन ये डिपॉजिटरीज में आपका शेयर जाता कैसे, आप खरीदते कैसे शेयर्स को, आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। डीमैट क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था, पहले रिंग में के अंदर ट्रेड हुआ करते थे। तो जब शेयर्स खरीदने होते थे तो उस रिंग के अंदर बोली लगती थी, बिड लगती थी, वहीं पे ऑक्शंस लगते थे, वहां पर जाकर वो खरीदे जाते थे। और वो कैसे मिलते थे आपको, फिजिकल फॉर्म के अंदर एक सर्टिफिकेट की तरह मिलते थे आपको कि आपने एबीसी कंपनी के ये शेयर खरीदे, आपने 100 शेयर खरीदे, इस रेट के हिसाब से खरीदे, ये आपको उसका सर्टिफिकेट इशू हो गया। जैसे जैसे शेयर मार्केट के अंदर इवोल्यूशन आया वैसे वैसे मार्केट का अपना नेचर भी चेंज होने लग गया, उसका इवोल्यूट होने लगी मार्केट अपग्रेड होने लगी। अपग्रेड होने के साथ में क्या आया, डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उस फिजिकल का, जो फिजिकल शेयर आपने खरीदे थे आप उसको कन्वर्ट करके डीमेटलाइज कर सकते हैं। डीमेटलाइज मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर मिल जाएगा। दैट इज टू कन्वीनियंट और टू ईजी आपके लिए, बहुत ही सुविधाजनक। आपको फिजिकल पेपर्स को लेके नहीं घूमना पड़ेगा, उनको खोने का, उनको फटने का डर नहीं रहेगा, उनको बेचने की सरदर्दी नहीं रहेगी, कैसे बेचें, कहाँ जाएं, कब बेचें। यानी कि आपको एक डीमेटलाइज करके आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर मिल जाते हैं। और वो शेयर कहाँ में रहते हैं, वो डिपॉजिटरीज के अंदर रहते हैं। और आप उन्हें देख कहाँ से पाते हो, जब आप किसी ब्रोकर के साथ में अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हो। यानी कि डीमेट अकाउंट खुला यानी डीमेटलाइज अकाउंट खुला, फिजिकल शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास में फिजिकल शेयर हैं, अगर किसी के पास में फिजिकल शेयर्स हैं। अगर आप फ्रेश न्यू ट्रेडर हो तो जो भी शेयर आप खरीदोगे मार्केट से, अब वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है। डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, जो भी शेयर आपको खरीदा, एबीसी का खरीदा, बीबीसी का खरीदा, सीबीसी का खरीदा, वो सारे के सारे शेयर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अंदर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। और डीमैट अकाउंट सेम बैंक अकाउंट की तरह आपके लिए काम करेगा। वो पूरी स्टेटमेंट भी आपको दिखाएगा, आपकी होल्डिंग्स आपको दिखाएगा, आपके जो डेली का ट्रेड है, इंट्राडे का जो ट्रेड हुआ उसका भी पूरा का पूरा दिखाएगा, कितना मार्जिन मनी पड़ा हुआ है, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट आपका है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको वो ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपको डीमैट अकाउंट के अंदर दिखती हैं। अब बात आती है कि इस सारे के सारे मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें हो रही हैं और ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड या इरेगुलेट हो, तो इनके ऊपर भी रेगुलेटरीज बॉडीज होती हैं, जैसे कि डीसीए हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबके ऊपर अपने अपने रेगुलेटर्स होते हैं। और स्टॉक मार्केट के ऊपर या सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर जो एपेक्स जो बॉडी होती है रेगुलेटर्स की, वो क्या होती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक्स के ऊपर कौन होता है,
आरबीआई वो रेगुलेटर होता है, वो क्या काम करता है, वो रेगुलेट काम करने के काम करते हैं। ये रेगुलेट कैसे करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उस मार्केट को डेवलप करने का काम करते हैं, उसमें नए इवोल्यूशन करने का काम करते हैं, यानी कि आपके लिए एज ए सेफ गार्ड ये काम करते हैं, ये रेगुलेटरीज बॉडीज जो होती हैं। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो रेगुलेटरीज बॉडी होती है उसको बोलते हैं सेबी। आपका जो पैसा लगा है, आपका पैसा सेफ जगह लगा है, आपके साथ में कहीं मिसलीड तो नहीं हुआ, मिसकंसेप्शन तो आपके साथ में नहीं हुआ, कोई फोर्जरी तो आपके साथ में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं हुई, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद में आपको शेयर्स नहीं मिले, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होंगी जो मतलब मिसलीड आपको हो सकता है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, यहाँ वो मिसलीड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कई बॉडीज़ तो पहले जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पहले जुड़े हुए हैं, और उन सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक रेगुलेटर बैठा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्स के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आरबीआई। अगर बैंक कुछ फर्जरी करते हैं क्लाइंट्स के साथ में तो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है और उनको पनिश करने का काम करता है, तो गलत काम नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एमफी बैठा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आईआरडीए बैठा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेगुलेटर्स हैं, ये मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर? सबसे पहला पार्टिसिपेंट तो इन्वेस्टर खुद ही है, क्योंकि अगर मैं पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं तो मैं भी उसका एक पार्टिसिपेंट हूं, मैं भी उसका एक हिस्सेदार हूं, पार्टिसिपेंट हूं उसका। डिपोजिटरीज हैं, एनएससीसीएल हैं, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, या फिर मर्चेंट बैंकर्स हैं, इशूअर्स हैं जो शेयर्स को इशू करते हैं, वो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स इशू होते हैं। तो ये सारे के सारे कौन है उसके पार्टिसिपेंट्स। मर्चेंट बैंकर क्या काम करता है, इशूअर्स क्या काम करता है, इशूअर्स करता है शेयर्स को इशू करने का काम, और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने का काम कौन करता है, मर्चेंट बैंकर करता है। मर्चेंट बैंकर सारे के सारे जो शेयर्स किसी एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आई, उसको अपने शेयर्स मार्केट के अंदर लेकर आने हैं, तो उसको पहले एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस कौन फॉलो कराता है, वो मर्चेंट बैंकर का काम होता है। उसके बाद में स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, जहां पर आप अपने अकाउंट्स को ओपन कराते हैं, यानी कि जिस कंपनी के शेयर इशू हुए उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसका हुआ, इशूअर्स का हुआ, रजिस्ट्रार्स का हुआ और मर्चेंट बैंकर का हुआ। उसके बाद में उसके शेयर इशू होने के बाद में अगर एक इन्वेस्टर को खरीदना है शेयर्स को, या फिर उसको शेयर्स को बेचना है, वो किसके थ्रू बेच सकता है, एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या फिर सब ब्रोकर के थ्रू। और सब ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर कैसे खरीदवाते हैं, कैसे बिकवाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं, डीमैट अकाउंट का प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग अकाउंट का प्लेटफॉर्म। क्लाइंट आए, उनके यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कराए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराए, तो वो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और आप शेयर्स को बेच सकते हैं। अब आता है कि सिक्योरिटीज मार्केट के सेगमेंट कौन कौन से हैं, कैसे सिक्योरिटीज मार्केट काम करती है। तो सिक्योरिटीज मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट जहां पर पहली बार कंपनी आकर किसी शेयर को इशू करती है, यानी कि कोई भी एबीसी कंपनी थी, अब उसको शेयर मार्केट के अंदर आना है और उसको अपने शेयर्स इशू करने हैं, इससे पहले वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो पहली लिस्टिंग जो होगी वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होगी। और उसके बाद जब शेयर उसके लिस्ट हो जाते हैं तो वो शेयर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि वो रहता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे एक इन्वेस्टर शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है डीमैट अकाउंट के ऊपर। तो ये दोनों मार्केट अलग अलग हुई, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। दोनों मार्केट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे हम अगले टॉपिक पर अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बेसिक्स में इतना ही। मैं समझता हूं कि आपको सारी चीज़ें बहुत तरीके से क्लियर हुई होंगी, आप इन पे फोकस करें, ध्यान करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।